हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हम शॉर्ट में बीएमटी भी बोल देते हैं। ओके, सो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बोन मैरो होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसके टाइप्स क्या क्या हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के, इसकी प्रोसीजर क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम इस पूरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस वर्कशॉप के नाम से जो है आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, कुसुम चौधरी के नाम से आपको प्रोफाइल मिल जाएगा और दोनों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं, देखो ये जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट पूरा टॉपिक है, इसका सिर्फ एक फ्लो चार्ट में मैंने प्रोवाइड करा दिया है एक पूरे टॉपिक को, है ना। लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे ये पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद में, लास्ट एग्जाम आ रहे हैं जैसे ही, लाइक एग्जाम की जस्ट पास में जाके जब भी आप रिवाइज करते हो तो इस फ्लो चार्ट से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में फ्लो चार्ट पे आएंगे। ठीक है, सो गाइस, बोन मैरो जो है वो हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो ये जो बॉडी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोल रहे हैं, इसका काम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये। सो हम देखते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ये जो बोन मेरो है वो ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करता है, और ब्लड सेल्स डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं, बोन मैरो मेक्स नियरली ऑल द कंपोनेंट ऑफ योर ब्लड। हमारा जो ब्लड है उसके जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो मैक्सिमम कौन बनाता है, बोन मेरो द्वारा बनाया जाता है। इस वजह से बोन मैरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी बहुत सारी आरबीसीज को बनाने के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है बोन मैरो। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी होती है, वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसको क्रिएट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और ब्लड में इसके अलावा क्या होती है, डब्ल्यूबीसी होगी, आरबीसी होगी और प्लेटलेट्स होती है। तो ये सारे के सारे जो भी सेल्स है ब्लड के अंदर, उनका फॉर्मेशन कौन करता है, बोन मैरो करता है। दैट्स वाई ये हमारी बॉडी का एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम ऑर्गन मान सकते हैं। ठीक है, सो बोन मैरो और क्या काम करता है, बोन मैरो जो है वो फैट को स्टोर करके रखता है, ताकि जब भी नीड हो एनर्जी की तब उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, फैट को स्टोर करके रखेगा ताकि जब भी एनर्जी की नीड हो उस टाइम इस फैट को बोन मैरो एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ओके, सो ये कुछ फंक्शन थे बोन मैरो को, दैट्स वाई ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है। बट वेन इट्स नॉट वर्क प्रॉपरली, जब बोन मैरो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो क्या होगा, यानी कि ये जब नॉन फंक्शन हो गया तो हमारी जो लाइफ है वो भाई खतरे में आ सकती है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो भाई ब्लड ही है, और ब्लड के अंदर होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। सो इन सेल्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, इन सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो कर रहा है। आरबीसी क्या करती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, बॉडी के हर एक ऑर्गन तक जो ऑक्सीजन है वो कौन लेके जा रहा है, आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो लेके जा रहा है। तो आरबीसी नहीं होगी तो श्योरली ऑक्सीजन का ही ट्रांसफर नहीं हो पाएगा पूरी बॉडी में। तो ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, डब्ल्यूबीसी भाई जो जितनी भी बीमारियां हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स करती है, लाइक जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी मदद करती है डब्ल्यूबीसी। और जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या करेगी, ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है उसको होने से रोकती है। तो ये सारे काम होते हैं जो कि इन सेल्स के, जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। और इन सेल को बनाने का काम किसका है, बोन मैरो का है। और इस वजह से बोन मैरो भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो जाता है हमारी बॉडी के लिए। ओके, सो आप देख सकते हैं अगर बोन मैरो ही काम नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी और हमारी जान तक भी जा सकती है।
दैट्स वाई क्या होता है कि जब बोन मैरो डिसफंक्शन हो जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है, तो उस वहाँ पे बोन मैरो वापस से ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट क्या है? ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट इज ए प्रोसीजर, एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप के कैंसर को और डिफरेंट टाइप के अदर डिजीज को। कोई भी डिजीज हो गई, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि कैंसर हो गया, कुछ और डिजीज हो गई, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, बोन मैरो का ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके, बिफोर द बोन मैरो ट्रांसप्लांट टेक प्लेस, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने से पहले क्या करेंगे, जो हमारा पेशेंट है उसकी बॉडी से जो बोन मैरो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे सबसे पहले, ठीक है। और ये डिस्ट्रॉय करने का काम किसके द्वारा होगा? रेडिएशन और कीमोथेरेपी के द्वारा होगा। लाइक कोई भी पर्सन है, ये मान लो कोई भाई पेशेंट है ये, ठीक है, पी से इसको डिनोट कर रहे हैं, और इसके अंदर जो बोन मैरो सेल्स है वो डिसफंक्शनल हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो बॉडी की जो डिसफंक्शनल सेल्स है उसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम भाई रेडिएशन के थ्रू भी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम कीमोथेरेपी का भी यूज कर सकते हैं इन डिसफंक्शनल बोन मैरो सेल्स को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है इसको हम यूज क्यों करते हैं भाई, कहाँ यूज होता है? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स आर यूज्ड मोस्ट कॉमनली टू ट्रीट ल्यूकीमिया, जो कि एक टाइप का कैंसर होता है जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं, लिम्फोमास, होजकिन डिजीज एंड मल्टीपल मायलोमा। ये कुछ डिजीज हैं, इनको ट्रीट करने के लिए हम बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हैव ऑल्सो बीन यूज टू ट्रीट अदर टाइप ऑफ कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, किडनी कैंसर हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप के कैंसर को ट्रीट करने के लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है, ताकि इन सारी डिजीज को हम ट्रीट कर सके, इन सारी डिजीज को हम क्योर कर सके, ठीक है। देन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो कितने टाइप का होता है, ये मेनली हम देखेंगे कि दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया, ऑटोलोगस बीएमटी हो गया, यानी ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया। सेकेंड जो टाइप है वो है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, ऑटोलोगस में हम क्या देखेंगे गाइस, ऑटोलोगस यानी ऑटो का मतलब तो खुद ही होता है ना। तो ऑटोलोगस में कोई भी पेशेंट है, ठीक है, ये कोई पेशेंट है, ओके, इसकी बॉडी से मान लो किसी पर्टिकुलर और पर्टिकुलर जगह की ये जो बोन मैरो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होगी, तो इसी की बॉडी से हम कहीं और से बोन मैरो सेल्स लेंगे, ठीक है, बीएमसी यानी बोन मैरो सेल्स लेंगे, और जहाँ पे वो डिसफंक्शनल हुई है वहाँ पे उसको ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि सेम इसी पर्सन से हम बोन मैरो सेल्स को ले रहे हैं और इसी की बॉडी में बाद में ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस बीएमटी बोलते हैं, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड क्या है, एलोजेनिक बीएमटी यानी एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अब इसके अंदर जो बोन मैरो सेल्स हैं वो क्या हो गई भाई, डिसफंक्शनल हो गई। तो हमारे पास में एक हेल्दी पर्सन होगा, ठीक है, ये तो हमारा है पेशेंट, पी से डिनोट कर देते हैं, ये कोई हेल्दी पर्सन है, एचपी से डिनोट कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी सेल्स हैं उनको तो हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो कि बीएमसी है वो डिसफंक्शनल है, ठीक है, डिसफंक्शनल है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे किसकी हेल्प से, रेडिएशन और कीमोथेरेपी की हेल्प से। देन हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डोनर है, जो हेल्दी पर्सन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर बोल सकते हैं। हमारा जो डोनर है वहां से हम क्या करेंगे, इस डोनर से बोन मैरो सेल्स को रिमूव कर लेंगे, ओके, बोन मैरो सेल्स को रिमूव कर लेंगे, और रिमूव करने के बाद में हम किस में ट्रांसप्लांट कर देंगे, इस पेशेंट में ट्रांसप्लांट कर देंगे इन सेल्स को, ओके। तो इस तरह से अगर एक डोनर हो और एक रिसेप्टर हो, ये रिसेप्टर कौन होगा, पेशेंट होगा, डोनर कौन होगा, एक हेल्दी पर्सन होगा,
जिससे हम बोन मैरो सेल्स ले रहे हैं। ओके, तो इस टाइप की बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन को, जिसमें एक डोनर से बोन मैरो सेल्स लेके और पेशेंट में ट्रांसफर कराई जाती है, इसको हम बोलेंगे एलोजेनिक बीएमटी, यानी एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। आई होप समझ में आ गया होगा गाइस। सो वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल में थोड़ा ऑटोलोगस बीएमटी, यानी ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसको बीएमटी से याद रखना, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने यूज किया है यहाँ पे। द सेल्स कैन बी टेकन फ्रॉम द पर्सन, ये अभी जो हमने समझा वही यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि जिस पर्सन में हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना है, हम उसी पर्सन से क्या कर रहे हैं, बोन मैरो सेल्स को ले रहे हैं और दूसरी जगह पे बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। और ये सब हम ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस से तो पहले ही करेंगे, है ना। सबसे पहले हम ये जो पर्सन है उसकी बॉडी से क्या कर लेंगे भाई, सेल्स निकाल ली, सेल्स रिमूव कर लेंगे पहले। अब रिमूव कर ली, उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऑलरेडी डिसफंक्शनल जो सेल्स हैं बोन मैरो की, उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। और डिस्ट्रॉय किसकी हेल्प से करते हैं, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की हेल्प से कर देते हैं, यानी कि सेल को रिमूव करते हैं बिफोर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, यानी बिफोर डिस्ट्रॉयड द बोन मैरो सेल्स। नेक्स्ट देखते हैं, इफ योर ओन सेल विल बी यूज्ड, अगर हम जब पेशेंट की खुद की सेल जब हम यूज कर रहे होते हैं, दे सेल मस्ट बी कलेक्टेड बिफोर योर मैन रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी बिगिंस, यानी अगर हम पेशेंट की खुद की सेल अगर यूज कर रहे हैं तो उसको रेडिएशन और कीमोथेरेपी की जो प्रोसेस है उससे पहले हम रिमूव कर लेते हैं। और रिमूव करने के भी दो टाइप हो सकते हैं गाइस, कौन कौन से, फर्स्ट टाइप है बोन मैरो हार्वेस्टिंग, और सेकेंड टाइप कौन सा है, पेरीफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग। ये दो टाइप होते हैं जिसके थ्रू हम जो पेशेंट है उसकी बॉडी से बोन मैरो सेल्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा प्रोसेस है जो कि अभी हम देखेंगे इस डायग्राम में। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोन मैरो सेल्स को रिमूव कर लेंगे, ठीक है, और या फिर हम उसको ब्लड से बाहर निकाल लेंगे सेल्स को, स्टेम सेल्स को। ठीक है, ये हम पेरिफेरी स्टेम सेल हार्वेस्टिंग और बोन मैरो स्टेम सेल हार्वेस्टिंग में वापस से देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को पहले रिमूव कर ले रहे हैं इस पेशेंट की बॉडी से। और दूसरा स्टेप क्या होगा, इन स्टेम सेल्स को हम क्या कर लेंगे भाई, कलेक्ट कर लेंगे। अब कलेक्ट कर लिया, तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप होगा कि ये जो स्टेम सेल है इनको स्टोर कर लिया या फिर फ्रोजन कर लिया। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी से या फिर रेडियोथेरेपी से इस जो पेशेंट की जो डिसफंक्शनल सेल हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, और फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या है कि जब डिस्ट्रॉय कर दिया डिसफंक्शनल सेल्स को, तब ये जो हमारे पास में कलेक्टेड सेल्स हैं इनको हम वापस से ब्लड स्ट्रीम में रिटर्न कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर जाएगी, बोन मैरो के अंदर सेटल हो जाएगी, और बोन मैरो में सेटल होने के बाद में ये नई सेल्स का फॉर्मेशन करने लग जाएगी, और जो भी डिजीज थी वो क्योर हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम करता है ऑटोलोगस बीएमटी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। सो बोन मैरो हार्वेस्टिंग को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। द सेल्स फॉर द ट्रांसप्लांट आर टेकन फ्रॉम पेशेंट्स बोन मैरो, जब हम पेशेंट की बोन मैरो से इन सेल्स को रिमूव करते हैं तो हम उसको बोन मैरो हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसीजर इज डन इन एन ऑपरेटिंग रूम विद यू अंडर जनरल एनेस्थीसिया, सो यू आर नॉट अवेक। ये जो नॉर्मली प्रोसीजर होती है ये ऑपरेशन रूम में जाके होगी, और वहाँ पे पेशेंट को क्या कराया जाएगा, एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, और जिसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में होगा, या फिर जो जिस पार्ट से वो निकाला जाता है वो पार्ट में वहाँ पे उसको पता नहीं चलेगा कि कभी निकाल लिया है ना इन सेल्स को। सो इसके लिए हम एक नीडल या फिर सिरिंज यूज करते हैं। इसको हम हिप बोन जो होती है गाइस, हिप बोन जो होती है वहां से बोन मैरो को हम विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक नीडल या सीरीज की हेल्प से हिप बोन से हम बोन मैरो को वहां से विड्रॉ कर लेते हैं या फिर निकाल लेते हैं।
देन पेरीफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग में क्या होगा कि हम सेल को हार्वेस्ट कर रहे हैं भाई, सेल को निकाल रहे हैं कहाँ से, पेशेंट के डायरेक्ट ब्लड जो सर्कुलेशन हो रहा है उस ब्लड से ही हम स्टेम सेल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और जबकि हम बोन मैरो हार्वेस्टिंग में क्या कर रहे थे कि जो हिप बोन है वहां से हम बोन मैरो को निकाल रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे, कहाँ से, हिप बोन से, ठीक है। ये था बोन मैरो हार्वेस्टिंग में। और पेरीफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग में क्या होगा कि जो हमारा सर्कुलेटिंग ब्लड है, इस सर्कुलेटिंग ब्लड से जो स्टेम सेल हैं उन सेल्स को हम विड्रॉ कर लेंगे या फिर बाहर निकाल लेंगे बॉडी से, ठीक है। तो ये दो टाइप होते हैं जिसकी वजह से हम सेल को रिमूव कर सकते हैं। A substance called growth factor may be given by injection for several days before the procedure to increase more stem cells to leave bone marrow and circulate in the blood. एक सब्सटेंस दिया जाता है जो कि ग्रोथ फैक्टर जिसको हम बोल रहे हैं, और ये जो ग्रोथ फैक्टर वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा किसी भी पर्सन को, ठीक है। और ये जो प्रोसीजर हमें करनी है ट्रांसप्लांटेशन की या फिर उसके रिमूवल की, उस प्रोसीजर से कुछ दिन पहले दे दिया जाता है, जिसकी वजह से ये काम क्या करेगा कि जो स्टेम सेल है वो बोन मैरो को छोड़ के ब्लड के अंदर सर्कुलेट होने लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ब्लड के अंदर सर्कुलेट वो होने लग गई स्टेम सेल्स, तो उन स्टेम सेल्स को हम बाद में रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये होता है पेरीफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग के अंदर, जिसमें हम डायरेक्ट ब्लड से ही स्टेम सेल को हार्वेस्ट कर लेते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं। दिस प्रोसीजर इज सिमिलर टू डोनेटिंग ब्लड। ये पूरी प्रोसीजर है जैसे कि डोनेट करते हैं ना ब्लड को, तो ब्लड डोनेट करते हैं तब क्या करते हैं भाई, एक इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन क्या, एक सीरिंज लगती है ना जिसके थ्रू ब्लड को रिमूव किया जाता है। तो उसी तरह से ये पूरा प्रोसीजर होगा। ए निडल विल बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ योर आर्म, ब्लड विल फ्लो फ्रॉम वन आर्म थ्रू ए मशीन दैट रिमूव द स्टेम सेल्स। सो हमारी जो आर्म है उस हर एक आर्म पे, दोनों आर्म पे जो है वो निडल प्लेस करी जाती है और वहाँ से जो है एक मशीन के थ्रू स्टेम सेल को वहाँ से निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से स्टेम सेल्स को रिमूव किया जाता है हमारी बॉडी से, यानी पेशेंट की बॉडी से। देन सेकेंड जो टाइप था गाइज वो कौन सा था, एलोजेनिक बीएमटी। एलोजेनिक बीएमटी में हमने क्या देखा था कि एक था पेशेंट, ठीक है, जिसमें बोन मैरो जो है वो डिसफंक्शनल हो गया था, ओके। और एक हमारे पास में था डोनर, एक ये था डोनर पर्सन, और इस डोनर पर्सन के पास में हेल्दी बोन मैरो सेल्स हैं, ओके। अब यहाँ से हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इस डिसफंक्शनल बोन मैरो सेल्स को, और इस डोनर से हम हेल्दी सेल्स को निकालेंगे और इस पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो इसको हम बोल रहे थे एलोजेनिक बीएमटी। द सेल टू कम फ्रॉम डोनर, यानी सेल जो कि डोनर से ट्रांसप्लांट की जाती है उसको हम एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। इफ ए डोनर सेल विल बी यूज्ड, a donor has be to found whose cell match the patient cells as closely as possible। यानी जिस डोनर को हम फाउंड कर रहे हैं, सबसे पहले हमें डोनर ढूंढना पड़ेगा कि भाई किस डोनर की, किस पर्सन की जो है सेल हमारे पेशेंट के साथ में मैच करेगी, ठीक है। मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैच नहीं हुई तो वहाँ पे बॉडी के अंदर वो जाके सेटल नहीं हो पाएगी, और सेटल नहीं हो पाएगी तो प्रॉपरली वो फंक्शन नहीं करेगी, ठीक है। इनफैक्ट उसका उल्टा इफेक्ट और पड़ जाएगा, और उसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे अगर वो प्रॉपरली वहाँ पे सेटल नहीं हो पाई, अगर मैच नहीं हो पाई तो। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द बेस्ट इफ द डोनर इज ए क्लोज रिलेटिव। ये बहुत अच्छा होगा अगर कोई डोनर है वो क्लोज रिलेटिव हो उसका, जिसकी वजह से जो सेल है वो ज़्यादा मैच कर पाएगी, ठीक है। बिकॉज देर इज ए बेटर चांस दैट द सेल विल मैच एंड दस मिनिमाइज द लाइकलीहुड बीइंग रिजेक्टेड। और उसकी जो पेशेंट है उसकी बॉडी है वो उन सेल्स को रिजेक्ट नहीं करेगी, और क्योंकि वो ज़्यादा मैच होगी अगर वो कोई रिलेटिव होगा तो। अगर फिर भी हमें कोई रिलेटिव नहीं मिला भाई, ठीक है, डोनर के रूप में, तो क्या होगा, इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, मैचिंग डोनर समटाइम्स कैन बी फाउंड थ्रू ए बोन मैरो रजिस्ट्री। बोन मैरो रजिस्ट्री होती है लाइक कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं जहाँ पे लोग अपने बोन मैरो का डोनेशन करते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट के अंदर देखें तो नेशनल मैरो डोनर प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जहाँ पे लोग क्या करेंगे, अपने बॉन मैरो के डोनेशन के लिए वहाँ पे रजिस्ट्री करते हैं। ठीक है, वहाँ से हम डोनर को ढूंढेंगे और ऐसे डोनर को ढूंढेंगे जिसकी जो बोन मैरो सेल्स हैं वो हमारे पेशेंट की सेल से क्लोजली मैच करती हो। ठीक है, ताकि वो उसकी बॉडी में प्रॉपरली जाके फंक्शनल हो जाए, यानी वहां पे उसको साइड इफेक्ट देखने को ना मिले। दैट्स वाई। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास में ये रिसिपिएंट है, यानी हमारा पेशेंट है, इसको हम एंटी कैंसर ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो बॉडी से जो सेल्स हैं जो कि डिसफंक्शनल है बोन मैरो सेल्स, उसको हम क्या कर देंगे, रेडिएशन की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास में एक हेल्दी डोनर है। इस हेल्दी डोनर से हम क्या कर रहे हैं भाई, हेल्दी बोन मैरो सेल्स को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने हेल्दी बोन मैरो सेल्स को रिमूव कर लिया। अब इन हेल्दी बोन मैरो सेल्स को रिसिपिएंट यानी हमारा जो पेशेंट है उसकी बॉडी में हम इसको इंजेक्ट कर देंगे। जब इंजेक्ट कर दिया तो ये पेशेंट की बॉडी में जाके क्या करेगी, सेटल हो जाएगी बोन मैरो के अंदर जाके, और वहाँ पे अपना प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएगी। अगर वो प्रॉपरली सेटल हुई तो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी। अगर फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे उसको साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये था एलोजेनिक बीएमटी। सो गाइज आई होप सबको समझ में आ गया होगा। देन क्या प्रोसीजर होता है एलोजेनिक का वो देखते हैं हम। सबसे पहले हम डोनर को फाइंड करते हैं भाई। हमारे पास एक डोनर होना चाहिए जो कि हमें डोनेट कर सके अपने बोन मैरो को। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि हम डोनर से एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टेम सेल्स को, यानी उसकी बॉडी से रिमूव कर लेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, कंडीशनिंग रेजिमेन। जो हम ये क्या होता है कंडीशनिंग रेजिमेन, जो हमारा पेशेंट है उसकी बॉडी से जो डिसफंक्शनल जो बोन मैरो सेल हैं उनको हम क्या कर रहे हैं भाई, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ये डिस्ट्रॉय करने की जो प्रोसेस है उसको हम किसके द्वारा कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के द्वारा कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंडीशनिंग रेजिमेन बोल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या होगा, ट्रांसप्लांटेशन। यानी सबसे पहले हमारे पास में डोनर था, डोनर को फाइंड करा हमने, डोनर से हमने आइसोलेट करा स्टेम सेल्स को। उसके बाद में जो पेशेंट था उसकी जो डिसफंक्शनल सेल्स थी उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया रेडियोथेरेपी से। उसके बाद में जो हमने आइसोलेट करी थी यहाँ पे स्टेम सेल, वो हमारे पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देंगे या इंजेक्ट कर देंगे। और उसके बाद में ये जो इंजेक्टेड सेल है वो बोन मैरो में जाके सेटल हो जाएगी और न्यू सेल्स का वो फॉर्मेशन करने लग जाएगी, न्यू सेल फॉर्म करने लग जाएगी वो फिर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, ये एलोजेनिक में होगा। अगर हमें क्या किस में देखना हो, ऑटोलोगस में देखना हो, तो ऑटोलोगस में भाई हमें किसी डोनर की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जो भी सेल हमें चाहिए वो खुद उसी पेशेंट से मिल जाती है, किसी और ऑर्गन से, लाइक किसी बॉडी के किसी और पार्ट से मिल जाएगी। आगे की प्रोसेस सेम रहेगी। ठीक है, देन ये थोड़ा सा डिटेल में मैंने डाल रखा है, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, जो स्टेप देखे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सो इसके लिए हम डोनर जो ढूंढते हैं उसके लिए टेस्ट करते हैं जिसको HLA टेस्ट बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टिश्यू टाइपिंग टेस्ट। इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि उसकी सेल जो है वो पेशेंट के साथ में मैच कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो ये इसलिए टेस्ट किया जाता है। सो HLA टेस्ट इज डन। सेकेंड स्टेप में डोनर स्टेम सेल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया डोनर की बॉडी से। एक्सट्रैक्ट स्टेम सेल फ्रॉम द डोनर। जब अगर हम नॉर्मली एडल्ट की बात करते हैं तो ये जो स्टेम सेल है वो हिप बोन जो होती है, इलियम, वहां से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम चिल्ड्रेन की बात करें, नॉर्मली चिल्ड्रेन में अगर इन सेल को, स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम स्टर्नम या अपर टीबिया से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं स्टेम सेल्स को। थर्ड जो था वो कंडीशनिंग रेजिमेन था, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे भाई, कीमोथेरेपी का यूज कर रहे थे, रेडिएशन थेरेपी का यूज कर रहे थे। ठीक है, और इन थेरेपी के द्वारा हो क्या रहा था,
जो भी डैमेज सेल हैं बॉडी के अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर, उन सेल को कंप्लीटली हम डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। So this is done so that when cell from the donor's body are transplanted into the patient body, body does not attack them. ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि जो भी हमने, जो पेशेंट है और एक डोनर है, इस डोनर से पेशेंट की बॉडी में जो सेल हम ट्रांसफर करेंगे, अगर ऑलरेडी डैमेज सेल वहां पे है तो ये जो ट्रांसफर की जा रही सेल हैं वो उन पे अटैक करेंगी, ठीक है। और वो अटैक ना करे इस वजह से हम उनको पहले ही क्या कर दे रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं इन थेरेपी की मदद से। देन फोर्थ स्टेप क्या था, ट्रांसप्लांटेशन, और जिसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि जो डोनर स्टेम सेल हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे पेशेंट की बॉडी में थ्रू आईवी लाइन। उसके बाद में क्या होगा कि जो स्टेम सेल है बाद में बोन मैरो में जाके सेटल हो जाएगी और वहां पे नई सेल का जो है वो फॉर्मेशन करने लग जाएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम कर तो रहे हैं लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, हमें उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। और वो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और क्यों होंगे वो, है ना। जो भी स्टेम सेल्स हमने किसके अंदर, पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करी हैं, वो वहां पे बोन मैरो में जाके प्रॉपर सेटल नहीं हो पाई, तब वो क्या करती है, बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है वो स्टेम सेल्स जो कि हमने ट्रांसप्लांट करी थी, ठीक है। तो बॉडी रिस्पॉन्स क्या करेगी, तो इस जो प्रोसेस है, लाइक हमारी जो स्टेम सेल जो हमने पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर करी थी और वो वापस अटैक कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। ग्राफ्ट तो जो हमने इंजेक्ट करी थी बॉडी में स्टेम सेल वो होगी, होस्ट यानी जो हमारा पेशेंट की सेल है वो होगी। तो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इसको बोल देते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, एनीमिया देखने को मिल सकता है, यानी ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी भाई, ठीक है। इसके अलावा जो लंग्स है और इंटेस्टाइन है, ठीक है, उससे ब्लीडिंग होने लग जाएगी। कैटरैक्ट्स देखने को मिलेगा जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं, वो हो सकता है। क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी भाई, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड में क्लॉटिंग हो जाएगी। जो लीवर में ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो है वो क्लॉटिंग होने लग जाएगी। ये साइड इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर हमने ये प्रोसेस चिल्ड्रेन में यानी बच्चे में करी है तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें देरी होते हुए हमें दिखेगी, ठीक है, यानी प्रॉपरली सही टाइम पे उसका डेवलपमेंट होते हुए हमें नहीं दिखेगा। ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के, ठीक है। सो ये सारी चीजें कैसे अफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट करती है, ये कुछ फैक्टर होते हैं उन पे डिपेंड करता है, ठीक है। बीएमटी जो हमने करा है यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जो हमने करा है, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसके साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। और वो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं कि कोई भी पर्सन है उसकी एज क्या है, उसको कोई डिजीज तो नहीं है, और जो ट्रांसप्लांटेशन करा है उसका टाइप कौन सा है। ये कुछ फैक्टर हैं जो कि जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। और यहाँ हम थोड़ा सा समराइज करेंगे कि हमने पूरे वीडियो में क्या पढ़ा है, ठीक है। पूरे लेक्चर के अंदर जो है वो हमने क्या पढ़ा है वो इस वीडियो में लास्ट में समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पढ़ा, हमें पता है कि बोन मैरो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये हमारी जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, लगभग ऑल टाइप के ब्लड सेल्स हैं उनको फॉर्म करने का काम करती है। और ब्लड में कौन सी सेल हो गई, आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स हो गई, ठीक है। ये इतने टाइप की ब्लड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इनको फॉर्म करने का काम होता है बोन मैरो का। और इसके अलावा जो बोन मैरो है वो बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करके रखता है, और फैट को स्टोर जो करा है, जब भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तब इस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मेनली बोन मैरो को काम होता है, दैट्स वाई जो है बोन मैरो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अब क्या होगा जब बोन मैरो डिसफंक्शनल हो गया भाई, अब बोन मैरो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते हैं। और ट्रांसप्लांट करने के भी दो टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप हो गया ऑटोलोगस बीएमटी, सेकंड टाइप हो गया एलोजेनिक बीएमटी, ठीक है। तो दो टाइप हमने देखे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की। सो फर्स्टली अगर हम एलोजेनिक बीएमटी की बात करें तो एलोजेनिक बीएमटी में क्या होगा कि हमारे पास में एक तो डोनर होगा और एक होगा हमारा पेशेंट। डोनर को हम फाइंड करेंगे सबसे पहले, और डोनर की बॉडी से हम क्या कर लेंगे, स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे या रिमूव कर लेंगे। उसके बाद में हमारा जो पेशेंट है उसकी बॉडी में जो डिसफंक्शनल या फिर डैमेज सेल हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की हेल्प से। और फिर ये जो डोनर से एक्सट्रैक्ट करी है सेल उनको हम जो हमारा पेशेंट है उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे। और ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद में जो बोन मैरो है उसके अंदर ये स्टेम सेल जाके सेटल हो जाएगी और वहां पे नई सेल का फॉर्मेशन करेगी। ये पूरा प्रोसेस होता है एलोजेनिक बीएमटी का। देन हम आते हैं ऑटोलोगस बीएमटी पे, जहाँ पे हमें दूसरे डोनर की जरूरत नहीं पड़ती है और हम क्या करते हैं, जो हमारा पेशेंट है उसी की बॉडी से किसी और पार्ट से जहाँ पे हेल्दी सेल प्रेजेंट है उन स्टेम सेल्स को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे स्टेम सेल्स को। और ये एक्सट्रैक्ट करने का भी दो तरीका हो सकता है। फर्स्ट है बोन मैरो हार्वेस्टिंग, कि हम डायरेक्ट ही बोन मैरो से इसको हार्वेस्ट कर लेंगे सेल्स को। और दूसरा तरीका होता है कि पेरीफेरल सेल हार्वेस्टिंग। तो पेरीफेरल सेल हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वहीं से हम ब्लड से ही उन स्टेम सेल्स को हार्वेस्ट कर लेंगे या फिर रिमूव कर लेंगे, ठीक है। अब रिमूव कर लिया, उनको कलेक्ट कर लिया, अब क्या होगा, रिमूव करने के बाद में जो पेशेंट की बॉडी के अंदर जो भी डैमेज सेल थी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसको हम कंडीशनिंग रेजिमेन बोल रहे हैं। और लास्ट में जो स्टेम सेल हमने यहाँ से रिमूव करी थी वो बॉडी के उस पार्ट में क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। और वापस से वही प्रोसेस होगा कि वो बोन मैरो में जाके सेटल हो जाएगी और नई सेल का फॉर्मेशन करेगी और डिजीज का क्योर हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं गाइस इसके कुछ भाई साइड इफेक्ट भी होते हैं ना। तो साइड इफेक्ट हमें देखने को क्या मिल सकता है कि एनीमिया हो सकता है, यानी ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी भाई। या फिर सेवियर एंड कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग होने लग जाएगी। लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरैक्ट हो सकता है यानी मोतियाबिंद हो सकता है, स्किन रैश हो सकता है, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर बोन मैरो जो स्टेम सेल हैं वो प्रॉपरली वहां जाके सेटल नहीं हुई, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही। तो ये सारी की सारे साइड इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। इवन कुछ कंडीशन में हम ये भी देखते हैं कि भाई डेथ तक भी जा सकता है केस, लेकिन ये बहुत कम केस में होता है, ठीक है, बहुत कम केस में होता है जब हमें ये देखने को मिलता है। और ये कुछ साइड इफेक्ट थे। और बोन मैरो का पूरा टॉपिक जो है वो आप इस एक फ्लो चार्ट में कवर कर सकते हैं जो भी मैंने पढ़ाया लास्ट टाइम में। जब भी आप रिवीजन करोगे तो ये फ्लो चार्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी मैं ट्राई करूंगी इस तरह से सिर्फ एक फ्लो चार्ट के अंदर आपको पूरा का पूरा टॉपिक अवेलेबल करा दूं, ताकि जब भी आप रिवीजन करो तो वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। सो गाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जहाँ भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो वहाँ पे। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक थोड़ी फॉर्मेलिटी है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।